सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मेजरमेंट के सेक्शन में। तो उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, फर्दर कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड जितनी भी गेट एकेडमी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे कि गेट 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए एक कूपन कोड आपको यूज़ करना है GAOTSX। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो सब सरप्राइज गेट अ सरप्राइज डिस्काउंट, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए वैलिड है। आफ्टर 50 एनरोलमेंट जब 51 कैंडिडेट एनरोल करेगा तो उसके लिए कोई भी बेनिफिट या डिस्काउंट वो अवेल नहीं कर सकता है। तो पहले 50 यूज़र्स के लिए है ये। आपको कूपन कोड यूज़ करना है GAOTSX। गेट एकेडमी का कोर्स RRB JEE 2024 जिसमें 7900 प्लस पोस्ट हैं। CBT2 गेट एकेडमी का जो कोर्स है वो 499 में अवेलेबल है एंड CBT1 प्लस CBT2 777 में आप अवेल कर सकते हैं। गेट 2026 का कोर्स प्राइस 2222 है एंड 27 का कोर्स प्राइस 3333 है एंड 28 का कोर्स प्राइस 5555 है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे RRB JEE SSC JEE 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 रुपीज़ में, ESE नॉन टेक्निकल 777 में एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन चूज़ करके भी एनरोल कर सकते हैं, राइट। कि जो सुटेबल कॉम्बिनेशन है उसके साथ आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। अगर आप गेट 2025 में एनरोल किए हुए थे एंड 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं तो 1500 पे करके आप 26 के लिए कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। UPPSC AE प्रीलिम्स और मेंस जो है इनका, UPPSC AE में प्रीलिम्स में 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रीन एनर्जी। इस तरीके के जो भी 22 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। ऑफिशियल सिलेबस में जो भी सिलेबस सब्जेक्ट्स मेंशन है वो सारे के सारे UPPSC AE के प्रीलिम्स और मेंस आपको 1111 रुपीज़ में गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। गेट 2025 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, वीक पोर्शन कौन सा है। वीक पोर्शन में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है, उसके लिए लेक्चर देखिए, नोट्स रिवाइज करिए एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, देन टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करिए, राइट। ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं उनके साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करिए और ऑल इंडिया रैंकर्स पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, आपको कितना टाइम जा रहा है। इस सारी चीज़ों से आप
जो भी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगा धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, सारे के सारे 76 टेस्ट में सारे के सारे गेट के लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा गया है, जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी और कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे, राइट। जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलरली गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यूनिक क्वेश्चंस के साथ ये 76 टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है। गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स आपका कवर करता है। तो जनरल एप्टीट्यूड जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है। तो जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है, प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। गेट एकेडमी का ये जो ई बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उन्हीं टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझ चुके थे। उनके फर्दर टॉपिक्स को हम लोग कवर करने के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एक जस्ट रीकैप लेते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बेसिस इट्स ऑपरेशन ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही आपने देखा कि दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स, सॉफ्ट आयरन जो है इस तरीके से असेंबल्ड थे, एन और एस पोल्स। एन और एस पोल्स के बीच में हाईली परमिएबल मटेरियल जो कि आयरन रखा हुआ था, जो कि अगेन स्टेटर का पार्ट है। देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर का पार्ट होता है, एक रोटर का पार्ट होता है। तो ये क्या है, स्टैटिक पार्ट है, एन और एस पोल्स। और बीच में जो आयरन रखा हुआ है वो भी स्टैटिक पार्ट है, वो रोटेट नहीं हो रहा है। आयरन की बॉडी जो है, आयरन के ऑन टॉप ऑफ द आयरन एल्यूमिनियम फॉर्मर हम लोग इंस्टॉल करके रखे हुए थे, कि इस तरीके से सिलेंड्रिकल आयरन था और उसके टॉप में एल्यूमिनियम फॉर्मर रखा हुआ था। आयरन क्या था, स्टैटिक था, स्टैटिक बॉडी थी, वो रोटेट नहीं करेगी। एल्यूमिनियम फॉर्मर क्या है, कंडक्टर है। एल्यूमिनियम इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो जो कि एन और एस पोल्स के बीच में रखा हुआ है। तो और ऑन टॉप ऑफ द एल्यूमिनियम फॉर्मर कॉपर क्वाइल ऐसे लपेटी हुई थी, कॉपर क्वाइल लपेटी हुई थी। एंड देन स्पिंडल आपको देखने के लिए मिल रहा था कॉपर क्वाइल के से होता हुआ आपको स्प्रिंग्स देखने के लिए मिल रहे थे, बोथ स्पिंडल के टॉप एंड बॉटम में। तो करंट कहाँ से हम लोग इंजेक्ट कर रहे थे, द पैरामीटर टू बी मेजर्ड, जो करंट होता है वो हम लोग एक स्प्रिंग से इंजेक्ट करेंगे, वो स्प्रिंग से होता हुआ वो कॉइल में फ्लो करेगा, करता था करंट। एंड देन स्प्रिंग के दूसरे साइड से वो आउटवर्ड हो जाता था, सर्क्यूटरी से बाहर हो जाता था, आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बाहर हो जाता था। तो स्प्रिंग्स में, अदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग्स में करंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग्स में भी करंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था इसके बारे में।
अब ध्यान दीजिएगा जी, कॉपर कॉइल जो है, कॉपर कॉइल जो कि करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है और वो एन और एस पोल्स के बीच में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रखा हुआ है, तो उसमें ड्यू टू सम फोर्सेस ये अवे फ्रॉम द फील्ड ले जाने की कोशिश करेगा, राइट। इसमें मोशन ऑब्जर्व होगा, यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेटअप होंगी, इसकी खुद की जो फ्लक्स लाइंस है और एन और एस पोल्स के बीच में रखे होने के कारण एन पोल से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिसके कारण ये कंडक्टर फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और ये अवे मूव करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो स्पिंडल रोटेट होना चालू होगा। देखिएगा जो बीच में एन और एस पोल्स के बीच में आयरन रखा हुआ था वो रोटेट नहीं कर रहा था, वो स्टैटिक पार्ट था। स्पिंडल रोटेट करेगा, एल्यूमिनियम फॉर्मर भी रोटेट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, राइट। तो कॉपर कॉइल भी रोटेट करेगी एंड एल्यूमिनियम फॉर्मर भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा, स्पिंडल रोटेट करेगा, और जिसके कारण स्प्रिंग्स लगी हुई हैं जो कि वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगी, और आपका बीच में जो आयरन रखा हुआ था वो स्टैटिक पार्ट है, और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण, जिसके कारण कॉपर कॉइल रन कर रही है, स्पिंडल रन कर रहा है, उसी के कारण पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करना चालू करेगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क उसको कहाँ से मिलेगा, स्प्रिंग के थ्रू मिलेगा, कि स्पिंडल अगर रन करेगा तो स्प्रिंग्स क्या होंगी, टाइट होंगी, बोथ टॉप एंड बॉटम की स्प्रिंग्स टाइट होंगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट करेंगी, जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। इन सारी चीजों का डिस्कशन हो गया था लास्ट सेशन में, राइट। ये आपको पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, और ये जेवल बियरिंग्स के ऊपर में रखी हुई थी स्पिंडल। तो ये आयरन क्या है, स्टेटर का पार्ट है, स्टैटिक बॉडी का पार्ट है। एन और एस पोल्स भी स्टैटिक हैं, एन और एस पोल्स से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, जो कि ये जो ग्रीन कलर के पेन से हम लोगों ने कॉपर कॉइल रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड ये पर्पल कलर के पेन से हम लोगों ने एल्यूमिनियम फॉर्मर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। The fixed system of PMMC instrument consists of permanent magnet with two soft iron poles pieces drilled onto it and stationary iron core, right। सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में ड्रिल्ड रहता है ये, टू सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस ड्रिल्ड ऑन टू इट, कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट विथ टू सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस ड्रिल्ड ऑन टू इट। तो जो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो सॉफ्ट आयरन पीसेस में ड्रिल्ड रहते हैं। The utility of soft iron pole pieces is to make the field due to the permanent magnets रेडियल इन नेचर। तो रेडियल होता है, इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया हुआ था, ये सारा डिस्कशन हो गया था, राइट। तो कंट्रोल स्प्रिंग के भी बारे में बात किया हुआ था कि अगर एक कंट्रोल स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है तो सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन सर्किटेड हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर एक स्प्रिंग टॉप वाली सपोज करिए ब्रेक हो जाती है तो करंट फ्लो कर पाएगा क्या स्प्रिंग के थ्रू, नहीं, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि सर्किट ओपन सर्किटेड हो गई है। तो अब क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कुछ मिल रहा है क्या, जब करंट ही नहीं है एल्यूमिनियम कॉइल्स में, जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो ये नॉर्मल कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है एन और एस पोल्स के बीच में, तो इसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होगा क्या, जब तक इसमें करंट नहीं है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, स्टैटिक फील्ड है। अगर ये वेरिएबल फील्ड्स होती तो जिसके कारण ये कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करता, वोल्टेजेस इंड्यूस होते, करंट फ्लो करता, फ्लक्स जनरेट होता, जिसके कारण हो सकता है इसमें टॉर्क का डेवलपमेंट होता। लेकिन अगर एक स्प्रिंग टूट गई टॉप वाली तो सर्किट कैसी हो गई, ओपन सर्क्यूटरी, अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है कि एक स्प्रिंग से होता हुआ देन कॉपर कॉइल में, देन दूसरे स्प्रिंग से बाहर नहीं जा पाएगा, करंट इस कॉइल में फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्क्यूटरी कैसी है, ओपन सर्क्यूटेड हो गई है ड्यू टू दी ब्रेकेज ऑफ योर फर्स्ट स्प्रिंग, राइट। तो कॉपर कॉइल में कोई भी करंट नहीं है, तो जिसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं जनरेट होगा, कॉपर कॉइल्स रन नहीं करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये नॉर्मल ऐसे फ्लक्स लाइंस आ रही हैं जो कि टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो पॉइंटर क्या है, जहां तक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला हुआ था, एंड देन उसके बाद एक स्प्रिंग के टूट जाने के कारण अब पॉइंटर, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो फर्दर है नहीं,
फर्दर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है नहीं, तो एक स्प्रिंग बची हुई है, एक तो ब्रेक हो गई है, एक स्प्रिंग बची हुई है जो कि इसके यहाँ तक रोटेट होने की वजह से टाइट हुई है। अब वो टाइट हुई स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगी, कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि पॉइंटर को अगेन जीरो पोजीशन पे लाने के लिए सफिशिएंट होगा। क्यों ये कंट्रोल स्प्रिंग जो है जीरो पे ला पा रही है? क्योंकि कोई भी डिफ्लेक्टिंग इधर, इस पॉइंटर को इधर खींचने के लिए कोई नहीं है, लेकिन इधर खींचने के लिए एक स्प्रिंग सफिशिएंट होगी। इसीलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एक स्प्रिंग के ब्रेक होने के कारण पॉइंटर अगेन जीरो पोजीशन पे आ जाता है, जबकि अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप नहीं देखेंगे अदर देन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कि स्प्रिंग्स में करंट फ्लो कर रहा है, राइट। ये केवल पीएमएमसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिस्कशन हुआ था। देन आज का डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, लाइक बटन प्रेस प्रेस करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी एक्टिविटी बताते रहिए कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे थे एन और एस पोल्स को इस तरीके से, लेकिन ये एक्चुअली ऐसी नहीं होती हैं, ये रेडियल नेचर की होती हैं, इस तरीके से होती हैं, राइट। कर्व्ड नेचर की होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टू मेक द फील्ड रेडियल इन नेचर, कि यहाँ से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, फ्लक्स लाइंस ऑलवेज किसी भी सरफेस से रेडियली आउट होती हैं। तो इसका 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे आउट होंगी, इसका 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे, इसका 90 बनाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से बन रहा है, राइट। एंड देन यहाँ से रेडियली आउट भी होंगी, रेडियली आउट भी होंगी, राइट। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाते हुए इंटर करेंगी। रेडियली आउट रेडियली इन होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस किसी भी सरफेस। तो ये अगर एन पोल है तो यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, और ये अगर एस पोल है तो यहाँ पे इंटर कर रही हैं फ्लक्स लाइंस, राइट। in order to get the constant magnetic field here, constant magnetic field here. कॉपर कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन वायर्स। कॉपर कॉइल कैसे बनाया हुआ होता है? थिन वायर से बनाया हुआ होता है। तो कि फ्रंट व्यू आपको आयरन कोर का ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। Let's suppose this is the iron core, your iron core in the center of the N और S poles. S पोल यहाँ पे है, N पोल यहाँ पे है, एंड सेंटर में इस तरीके से सिलेंड्रिकल आयरन कोर रखा हुआ है, राइट। तो इसका टॉप व्यू अगर आप देखते हैं तो टॉप व्यू कैसा देखने के लिए मिलेगा? यही होगा, सर्कुलर होगा, और फ्रंट व्यू आपको रेक्टेंगुलर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अब इसके जो वाइंडिंग प्रोवाइड किए हुए हैं कुछ इस तरीके से, एन और एस पोल्स के बीच में रखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉर्मर, इसके टॉप से होता हुआ ऐसा, एंड मिडिल से क्रॉस सेक्शन करता हुआ, इसका सेक्शन करता हुआ इस तरीके से लपेटा हुआ है, राइट, एल्यूमिनियम फॉर्मर। ऑन टॉप ऑफ द एल्यूमिनियम फॉर्मर इस तरीके से कॉपर वायर रखा हुआ है, कॉपर वायर रखा हुआ है। तो इसका फ्रंट व्यू अगर आप देखते हैं तो कुछ उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, कुछ उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, राइट। कॉपर कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन वायर्स। तो सिंप्लीफाइड मैनर में अब हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए, वो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे डिराइव करेंगे उसके लिए हम लोगों को इस डायग्राम की हेल्प चाहिए। एन और एस पोल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, एन और एस पोल्स यहाँ पे रखे हुए हैं,
एंड सेंटर पोजीशन पे आपको आयरन कोर देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज आयरन कोर, आयरन कोर, राइट, जो कि हाईली परमिएबल मटेरियल का होता है। इसका परमेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ये एल्यूमिनियम कोर ना रखें, सॉरी आयरन कोर ना रखें हम लोग, तो एन और एस पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये यहाँ से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे इंटर कर रही हैं, तो ये अगर आयरन कोर नहीं है तो एयर गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एयर गैप इंक्रीज हो जाएगा। एयर गैप इंक्रीज हो जाएगा मतलब कि रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब रिलक्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, ऑपरेटिंग फ्लक्स आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। सिमिलरली फाई इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। जिस तरीके से आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्क्यूट में पाई इज इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है। एम एफ को हम लोग एन आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद करंट, एम एफ को, राइट। तो रिलक्टेंस के हाई होने के कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स के रेड्यूस हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, रेड्यूस हो जाएंगी। फ्लक्स के रेड्यूस होने से फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लक्स के रेड्यूस होने से फ्लक्स डेंसिटी रेड्यूस हो जाएगी, और फ्लक्स डेंसिटी अगर रेड्यूस हो जाएगी तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना देखने के लिए मिल रहा था, अभी हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर ये रेड्यूस हो जा रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी रेड्यूस हो जाएगा, सफिशिएंट टॉर्क नहीं मिल पाएगा जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग आपका पॉइंटर रोटेट हो पाए, मूव कर पाए। इसीलिए इस आयरन का सिग्निफिकेंस है, आयरन कोर प्लेस करने की जरूरत है। अब एक स्प्रिंग देखिए, टॉप और बॉटम में हम लोग स्पिंडल रखते थे ऑन टॉप ऑफ द एल्यूमिनियम फॉर्मर, की आयरन कोर के ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर, एंड देन एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर में कॉपर क्वाइल, कॉपर क्वाइल के ऊपर में स्पिंडल इस तरीके से अरेंज रहता था, एंड स्पिंडल में टॉप एंड बॉटम साइड में स्प्रिंग्स कनेक्टेड रहते थे, और उसी में पॉइंटर इंडिकेटेड रहता था, राइट। तो उन्हीं स्प्रिंग्स को, टॉप और बॉटम के स्प्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपलियर वे में इस तरीके से, क्योंकि ऑन पेपर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो बस इतना ड्रॉ करना है कि जिससे चीज़ें हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्प्रिंग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इससे कनेक्ट करते हुए दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोगों को स्पिंडल की नीड नहीं है इसलिए नहीं ड्रॉ किया, अदरवाइज अननेसेसरली कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ध्यान देते हैं इस पोर्शन का जो लेंथ है, इस पूरे के पूरे सेटअप का जो लेंथ है, इसको L से डिनोट किया, एंड इसका जो थिकनेस है उसको हम लोगों ने D से डिनोट किया। D नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, D से डिनोट किया। अब ये स्प्रिंग से होती हुई करंट अगर आप इंजेक्ट करते हैं इस स्प्रिंग से, तो करंट अगर आपने ऐसा इंजेक्ट किया हुआ है तो ये स्प्रिंग के थ्रू इस तरीके से इस डायरेक्शन में एंटर करेगी, लेट सपोज, फिर इस डायरेक्शन में इससे होती हुई, इस डायरेक्शन से होती हुई, इस डायरेक्शन से होती हुई, अगेन इस तरीके से मल्टीपल कॉइल्स हम लोग प्लेस करेंगे। मल्टीपल कॉइल्स प्लेस करने की वजह से इस तरीके से फ्लो करती हुई यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, राइट, ये करंट दूसरे वाले स्प्रिंग से। तो करंट को हम लोगों ने आई नेमिंग किया हुआ है, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सेक्शन का नेमिंग, इस वाले सेक्शन का नेम 1 2 3 4 पार्ट में नेमिंग किया हुआ है इनका, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो कॉपर कॉइल है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसी आ रही हैं, एन और एस पोल से कुछ इसी डायरेक्शन में आ रही हैं। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली, यहाँ पे एन पोल है और यहाँ पे एस पोल है। यहाँ पे एस पोल है, तो एन टू एस फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं,
फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं और ये एल्यूमिनियम कॉइल रखा हुआ है, सॉरी आपका कॉपर कॉइल रखा हुआ है, कॉपर वायर, राइट, जो कि क्लोज बाय इट्स ओन है। ये कैसा है? क्लोज्ड बाय इट्स ओन। तो आप लोग सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस कॉइल में। ये जो कॉइल है, जिस फोर्स के साथ रोटेट हो रही है, मैथमेटिकल अगर मॉडलिंग करनी है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करने हैं, तो उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? जब भी सॉरी, जब भी एन और एस पोल्स के बीच में रखा हुआ कॉइल रोटेट होता है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, राइट, बी आई एल साइन थीटा। तो देखिएगा, ये सेक्शन 1 का जो करंट है और सेक्शन 3 का जो करंट है, ये इस फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये इस फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर है। जबकि सेक्शन 2 का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, एंड सेक्शन 4 का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल है, राइट, जो कि पैरेलल में आ रहे हैं करंट। तो कितना एंगल बनाएंगे? यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे थीटा क्या होता है? बी एंड आई के बीच का एंगल होता है ना, बी आई एल साइन थीटा। तो एल इज दी लेंथ and B is the magnetic flux density, right, and I is the current flowing in the coil। तो B और I के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो ये B है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, राइट। तो B ये हो गया और I ये हो गया। तो I और B के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है फर्स्ट वाले सेक्शन में, थर्ड वाले सेक्शन में भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा कितना है? लेट सपोज 0, थीटा इज 0 डिग्री, राइट, थीटा यहाँ पे 0 0 है। 1 एंड 3 में कितना है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? बी आई एल। नेक्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेक्शन में, सेकंड एंड फोर्थ सेक्शन में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है? बी आई एल साइन 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री बना रहे हैं थीटा, तो साइन 0 इज 0, तो कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगा, राइट, कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो इतना सफिशिएंट है हम लोगों को समझने के लिए, एंड देन वेक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि नीड नहीं है। आप लोग सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, यहाँ से आपको समझदारी आ जानी चाहिए, राइट। इस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी चीज़ को समझाने के लिए वेक्टोरियल फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, राइट। तो ध्यान देते हैं हम लोग, सेक्शन 1 एंड 3 में फोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड सेक्शन 2 एंड 4 में कोई भी फोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी या फिर ऐसे रोटेट करेगी? तो 1 वाला जो सेक्शन है वो डाउनवर्ड जाएगा, एंड थर्ड वाला जो सेक्शन है वो अपवर्ड आएगा। कैसे पता चला डाउनवर्ड और अपवर्ड आएगा? क्योंकि हम लोगों को फ्लेमिंग्स फोर्स का डायरेक्शन चाहिए ना, किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। तो कभी भी फोर्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। मोशन का आइडेंटिफिकेशन, मोशन हम लोगों को चाहिए, किस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो जिसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इस तरीके से अगर आप प्लेस करते हैं तो ये क्या है? ये आपका थंब है, THUMB, यहाँ पे M, मोशन ऑफ कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू फील्ड। ये क्या है? 4 फिंगर है, 4 फिंगर। तो फोर्स F से डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। एंड ये क्या है? मिडिल फिंगर, MIDDLA, मिडिल।
तो आई फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेजेस और करंट, राइट, तो करंट का डायरेक्शन है ये। तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, फोर फिंगर फ्लक्स लाइंस को इंडिकेट करता है, एंड मिडिल फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस या फिर करंट। तो इसको प्लेस करिए और लेफ्ट हैंड रूल प्लेस करना है ना, राइट हैंड में मत लगाने लगेगा, ये लेफ्ट हैंड में यूज करिएगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस किस डायरेक्शन में है, फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर फिंगर इंडिकेट करेगा, तो इसको ऐसा प्लेस किया, राइट, एंड टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेक्शन 1 में देखिएगा टॉप टॉप में फ्लो कर रहा है। करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लक्स लाइंस ऐसी जा रही हैं, करंट ऐसा जा रहा है, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा इस कंडक्टर का, डाउनवर्ड। तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, ये इस तरीके से रोटेट होगा और इधर से ऊपर आएगा ये कॉइल। थर्ड वाले सेक्शन में अप्लाई करते हैं सेम चीज, तो फ्लक्स लाइंस ऐसी हैं, करंट कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, फोर फिंगर ऐसी हैं, फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड प्लेस किया क्योंकि करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो मोशन कैसा होगा इस वाले थर्ड वाले सेक्शन की कॉइल में, डाउनवर्ड, इस तरफ हमारी तरफ आता हुआ, बोर्ड से बाहर आता हुआ कॉइल एक्सपीरियंस होगा। तो ये वाला सेक्शन बोर्ड की बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। लेट सपोज दिस इज द कॉइल, तो ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 1 है, ये वाला सेक्शन सेक्शन 3 है, तो 1 वाला इधर जाएगा एंड थर्ड वाला इधर आएगा, राइट। तो इस तरीके से मोशन स्टार्ट हो पाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल गया। इफ इन मूविंग कॉइल एंड टर्न्स देन, तो देखिए फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आया, बी आई एल, फोर्स का एक्सप्रेशन आया बी आई एल। अब अगर मूविंग कॉइल में इस तरीके से जो कॉइल आयरन कोर के ऊपर में लपेटी हुई है, आयरन कोर के ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर एंड उसके ऊपर में कॉइल्स लपेटी हुई हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंगल टर्न से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अगर एन टर्न्स हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो सिंगल टर्न की वजह से बी आई एल फोर्स जनरेट होगा, एन टर्न्स की वजह से एन बी आई एल जनरेट होगा, राइट। तो इफ इन अ मूविंग कॉइल एन टर्न्स आर देयर, सो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा एन बी आई एल आ जाएगा, एन बी आई एल। देन टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस होता है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, कोई भी टॉर्क है फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है, एन बी आई एल, एन बी आई एल, और डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस। एज ए क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू डी, एल इंटू डी। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने देखा नेमिंग किया हुआ था हम लोगों ने, इसका एरिया अगर हम लोगों को लिखना है, एरिया, तो एल मल्टीप्लाइड विद डी अगर आप लोग करते हैं, लेंथ और ये डी अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को एरिया पता चल जाएगा। तो एल इंटू डी इज इक्वल टू एरिया होता है, राइट। तो एल इंटू डी की जगह पे ए लिख सकते हैं हम लोग, एल इंटू डी की जगह पे ए लिख सकते हैं। देयर फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल जो है यहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, उसमें कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, एन बी, एल इंटू डी की जगह पे ए, और ये आई, आई से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। अब एन बी ए को एक कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ए क्या है, एरिया, एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल है। तो एन बी ए को हम लोगों ने कांस्टेंट जी से इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, कांस्टेंट जी से इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। तो जी कैन बी रिटन एज एन बी ए, एन बी ए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स 100, 200, 300 ऐसे टर्न्स होंगे। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। एरिया क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगा मीटर स्क्वायर में, राइट। तो एन बी ए तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इसको कांस्टेंट जी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से हम लोग इसको जान रहे हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या आ गया, जी मल्टीप्लाइड विथ आई, और सिंपलर एक्सप्रेशन अगर आपको चाहिए तो बीना, बीना मतलब कि
बी से फ्लक्स डेंसिटी, आई से करंट, एन से नंबर ऑफ टन्स, ए से एरिया। तो एन बी ए आई जो लिखा हुआ था उसको बीना से आप रिमेंबर रख सकते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क डेवलप होता है उसको बीना के नाम से हम लोग जानते हैं, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बीना प्रोड्यूस होता है, राइट। जिसको एन बी और ए को एक कांस्टेंट जी से इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है जो कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से हम लोग जान रहे हैं, इजंट इट। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ, स्टेशनरी आयरन कोर रखने की अब क्या ज़रूरत है, रोटेटिंग क्यों नहीं रखे हम लोग, स्टेशनरी रखने की क्या ज़रूरत है, अननेसेसरली रोटेट कराने की क्या ज़रूरत है, जब स्टेशनरी से हमारा काम हो जा रहा है तो इतनी बड़ी सॉलिड बॉडी को आयरन की उसको रोटेट कराएंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, रोटेटिंग लॉसेस होंगे, जो कि अगेन एरर प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या ही मतलब है। हम लोग आयरन क्यों प्लेस किए हुए हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, रिलक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, राइट। ये आयरन जो यूज किए, परमेबिलिटी से रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, रिलक्टेंस रिड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, बी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो सकती है, हाई फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी हम लोगों ने बात किया हुआ था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू बीना, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। अगर फ्लक्स डेंसिटी ही वीक हो जाएगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कोई काम ही नहीं रह गया यूज करना। इसीलिए हम लोग फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए ये आयरन कोर, सॉलिड आयरन कोर यूज करते हैं, जो कि रिलेटिव परमेबिलिटी उसकी अच्छी खासी होती है। तो रिलक्टेंस रिड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट। आयरन कोर प्रोवाइड्स हाई परमिएबिलिटी, आयरन कोर क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑपरेटिंग फील्ड इज हाई, फ्लक्स लाइंस अच्छी होंगी, इट इज 0.1 to 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो कुछ ऑप्शंस दे देगा तो किस रेंज में होती है, तो 0.1 से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ लार्ज वैल्यू, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स डेंसिटी है, राइट। ये स्मॉल वैल्यू नहीं है। वेबर पर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू कि स्ट्रॉन्ग फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज स्टेशनरी सो एज टू मेक द मूविंग सिस्टम लाइट इन वेट, कि अभी आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने पिवोट एंड जेवल जेवल बियरिंग के बारे में बात किया हुआ था। इस तरीके से जेवल था एंड इसके ऊपर में इस तरीके स्पिंडल का पिवोट रखा हुआ होता था, राइट। यहाँ पे स्प्रिंग्स वगैरह कनेक्टेड है। अब ये मूविंग आयरन सिस्टम, सॉरी ये स्टैटिक आयरन सिस्टम, अगर मूविंग आयरन सिस्टम में चेंज करते हैं, इसको मूव कराते हैं, तो अननेसेसरली इसका भी जो वेट है वो इस स्पिंडल पे आएगा, वो इस स्पिंडल पे आएगा, और जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और इन दोनों का कांटेक्ट में प्रेशर बढ़ने से एरर प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, एरर प्रोड्यूस होगा। तो इसी की वजह से हम लोग स्टैटिक आयरन ही रखते हैं। बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी फैकल्टीज डील करते हैं कि ये जो आयरन कोर होता है वो मूविंग होता है, मूविंग रखने का कोई काम ही नहीं है, तो अननेसेसरली हम लोग मूविंग क्यों बनाए, राइट। स्टैटिक से हमारा काम चल जा रहा है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, तो अननेसेसरली क्यों रोटेट कराएं, और उसका भी कुछ फ्रिक्शन होगा, अननेसेसरली लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, तो स्टैटिक ही रहता है ये जो आयरन कोर। टॉर्क टू वेट रेशियो, आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में, कि हम लोग प्रिफर करते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो
जितना हाई से हाई हो उतना ज़्यादा अच्छा है। कि हाई कैसे हो, कब होगा, लेट सपोज x इज इक्वल टू दिस, टॉर्क टू वेट रेशियो क्या है, x है। x को हाई रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइएगा एज अ इंजीनियर। टॉर्क की वैल्यू हाई होनी चाहिए एंड वेट की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये अगर रेड्यूस करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, एंड ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये अगेन इंक्रीज करेगा, ये अगेन इंक्रीज करेगा। तो टॉर्क टू वेट रेशियो इससे बढ़ जाएगा, ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो वेट को जितना लाइट से लाइट वेट आप रख सकते हैं उतना इंस्ट्रूमेंट को लाइट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी हाई करने के लिए आयरन कोर यूज करते हैं हम लोग, और वेट को रेड्यूस करने के लिए आयरन कोर को रोटेट नहीं होने देते हैं, अदरवाइज वो रोटेट होगा तो उसका भी वेट स्पिंडल में जाएगा, जो कि पिवेट एंड जेवल बेयरिंग को डैमेज कर सकता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, तो और लॉट ऑफ एरर प्रोड्यूस कर सकता है। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने का एडवांटेज ये है कि एक्यूरेसी उसकी हाई होगी और सेंसिटिविटी हाई होगी, कि थोड़ा सा इनपुट प्रोवाइड करने पे लार्ज रेस्पॉन्स देगा वो, तो वो बेटर चीज़ें होती हैं। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए। आगे जाने के बाद सेशन में हम लोग सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। नाउ देखिएगा, ध्यान दीजिए, टी सी इज इक्वल टू के थीटा। कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो के थीटा के बराबर होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग हम लोगों ने बात किया हुआ था। कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, राइट। ग्रेविटी के कारण कंट्रोलिंग टॉर्क जो था साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, एंड स्प्रिंग के कारण जो था थीटा के प्रोपोर्शनल था। तो स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा हम लोगों ने लिखा हुआ है, राइट। तो एट थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ, ये जो स्केल बना हुआ है, ये नीडल इस तरीके से जीरो पोजीशन से रोटेट करके, लेट सपोज थीटा एफ या इसका यहाँ पे है कि 6 एम्पियर करंट इसको मेजर करना है, और ये 6 एम्पियर फाइनल पोजीशन, फाइनल डिफ्लेक्शन इसका यहाँ पे है थीटा एफ। तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू थीटा एफ के बराबर हुई फाइनल पोजीशन, राइट। 6 एम्पियर मेजर करना था, 6 एम्पियर पे आके रुक गया है। अब ये निडिल अगर थीटा एफ के उस तरफ जाता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ। थीटा एफ ये था, और थीटा की वैल्यू कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, थीटा एफ से ज़्यादा, और ये अगर रोटेट होके इधर आता है तो हम लोग कह सकते हैं थीटा इज लेस देन थीटा एफ। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो एट थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ, कि थीटा जब डिफ्लेक्ट होके थीटा एफ फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई, तो मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। और स्टडी स्टेट है, स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टडी स्टेट। ये स्टडी स्टेट पोजीशन होगा। स्टडी स्टेट में क्या होगा, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क अभी हम लोगों ने देखा के थीटा से एक्सप्रेस किया जा सकता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, अभी हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया, बीना होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। तो बी एन और ए को कांस्टेंट ट्रीट किए, तो टी डी को हम लोग क्या लिख रहे थे, जी आई, जी आई। तो टी डी को हम लोग जी आई से रिप्रेजेंट किए, वेयर थीटा कैन बी रिटन एज जी डिवाइडेड बाई के आई। तो जी डिवाइडेड बाई के इज अगेन कांस्टेंट, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, लीनियर स्केल होता है। इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल जो होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो लीनियर होता है। सपोज करिए 1 एम्पियर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 एम्पियर आप 10 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। 10 डिग्री, 10 डिग्री के 10 डिग्री डिफ्लेक्शन पे 1 एम्पियर, 20 डिग्री डिफ्लेक्शन पे 2 एम्पियर, 30 डिग्री डिफ्लेक्शन पे 3 एम्पियर, 40 डिग्री डिफ्लेक्शन पे 4 एम्पियर, लाइक दैट। तो ये क्या है, लीनियर रिलेशन है।
कि डिफ्लेक्शन के साथ साथ वैल्यूज जो है करंट की वो बढ़ती चली जा रही हैं या फिर घटती चली जा रही हैं, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो ये नॉन लीनियर स्केल नहीं है कि मैक्सिमम करंट मेजर कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, और जस्ट आई मैक्स बाई 2 करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन होगा हम लोगों ने निकाला हुआ था। तो 90 डिग्री का जस्ट हाफ नहीं हो रहा था, 45 पे नहीं आ रही थी, वो 30 डिग्री पे आ रही थी। तो वो नॉन लीनियर स्केल था, जो कि इनिशियली क्रैम्प्ड स्केल होता है, जबकि पीएमएमसी का जो स्केल होता है वो लीनियर लीनियर स्केल, यूनिफॉर्म स्केल देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी डिस्कशन किया हम लोगों ने, राइट। तो ये सब ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ध्यान देते हैं तो ये इस तरीके से स्केल है, ये दिस इज स्केल, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है, 0 डिग्री। एंड देन ये पॉइंटर है, पॉइंटर, ये पॉइंटर मूव करके थीटा एफ पे पहुंचा। थीटा एफ लेट सपोज 6 एम्पियर मेजर करना था और 6 एम्पियर पे जाके रुक गया पॉइंटर आपका, राइट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, आमीटर यूज करके आप किसी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी के ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग ये नोट करते रहिए, हम लोग जस्ट 1 सेकंड में 30 सेकंड में क्लास कंटिन्यू करते हैं।
before the interruptions. तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कि लीनियर स्केल होता है, एंड देन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये आपको स्केल देखने के लिए मिल रहा है, एंड यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन, एंड ये फाइनल पोजीशन पॉइंटर यहाँ पे मूव करके फाइनली सेटल होगा, राइट। तो थीटा एफ यहाँ पे फाइनल पोजीशन है इसका। तो यहाँ पे देखिएगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि इस वाले पॉइंटर का जब ये पोजीशन होगा तो टी डी इज इक्वल टू टी सी होगा, टी डी इज इक्वल टू टी सी होगा, राइट। कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से अप्लाई हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ से अप्लाई हो रहा है। और जब, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में जीरो पोजीशन से डेवलप हुआ। अब 6 एम्पियर फाइनल पोजीशन जो है, 6 एम्पियर पे रुकना है इसको, लेकिन 6 एम्पियर पे ना रुक के ड्यू टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ, कि फाइनल पोजीशन से ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो और यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज लेस देन थीटा एफ, थीटा इज लेस देन थीटा एफ, थीटा इज लेस देन थीटा एफ। थीटा इज लेस देन थीटा एफ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हाँ, इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ, जब आपने डिफ्लेक्शन एंगल अपने फाइनल डिफ्लेक्शन पे है, तो टी डी इज इक्वल टू टी सी होगा। टी सी क्या होता है, के थीटा एफ, के थीटा एफ, एंड टी डी इज इक्वल टू जी आई। लास्ट सेशन में अभी हम लोगों ने देखा के थीटा एफ इज इक्वल टू जी आई। एट थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ, इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ, डिफ्लेक्टिंग एंगल से ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, फाइनल डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन फाइनल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा है, तो के थीटा इज ग्रेटर देन जी आई, इज ग्रेटर देन जी आई। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, टी सी इज ग्रेटर देन टी डी, कंट्रोलिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कि यहाँ पे ये पोजीशन, ये पॉइंटर यहाँ से मूव करके जब यहाँ पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग्स क्या होंगी, ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो डेवलप होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, इधर जो फोर्स हो रहा है उससे ज़्यादा इधर से फोर्स जाएगा, इधर से फोर्स जाएगा। तो ये पॉइंटर इधर ना जाके अगेन जो है इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन थीटा एफ पे सेटल नहीं हो पाएगा। क्यों थीटा एफ पे सेटल नहीं हो पाएगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा। अब इधर डिफ्लेक्ट करेगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, लेस देन थीटा एफ है। थीटा की वैल्यू लेस देन थीटा एफ है, राइट। और लेस देन थीटा एफ है अगर, तो के थीटा, थीटा इज, थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टी सी इज इक्वल टू टी डी के हिसाब से के थीटा इज लेस देन जी आई, के थीटा इज लेस देन जी आई इस पोजीशन पे। तो मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि अब पॉइंटर इधर मूव कर लिया तो स्पिंडल इधर मूव किया, जिसके कारण स्प्रिंग्स क्या हुए, स्प्रिंग्स लूज हुए। तो कंट्रोलिंग टॉर्क अब कम देखने के लिए मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगेन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये इधर से मूव करके इधर गया, देन इधर से मूव करके इधर गया, देन इधर से मूव करके इधर, इस तरीके से डैम्पिंग देखने के लिए मिलेगा इसमें, डैम्पिंग।
ये फाइनल पोजीशन पे आपने सेटल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, डैम्पिंग, ऑस्किलेशंस, ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिल रहा है। इन्हीं ऑस्किलेशंस को अगर लीनियर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो टाइम के रेस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि थीटा इस तरीके से अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंची, देन ओवरशूट हुई, एंड देन फाइनल पोजीशन पे पहुंची, देन अंडरशूट हुई, देन फाइनल पोजीशन पे, देन इस तरीके से ये ऑस्किलेट ही कर रही है, अपने फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही है। देन ये ऑस्किलेशन धीरे धीरे अगर आप छोड़ देते हैं तो डैम्प होके अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो जब तक ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा आपको इंस्ट्रूमेंट में ऐसे खड़े होके वेट करते रहना पड़ेगा कि पहले थीटा एफ पे ना पहुंच के थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ पे पहुंचा, देन थीटा इज लेस देन थीटा एफ पे पहुंचा, देन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एफ, लेस देन थीटा एफ। तो इस तरीके से ऑस्किलेट होता रहेगा नीडल 6 एम्पियर के आसपास, फाइनल पोजीशन के आसपास। लेकिन वो ऑस्किलेशन डिजायर्ड है क्या, हाईली अनडिजायर्ड है, तो इसको डैम्प करने की जरूरत है, मिनिमाइज करने की जरूरत है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग एडी करंट डैम्पिंग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग मोस्ट इफेक्टिव डैम्पिंग मेथोडोलॉजी होती है और ये उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। जस्ट अ सेकेंड। इट इज ओके। हेलो, हेलो। तो वो हम लोग बात करेंगे, ये डिफ्लेक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, ऑस्किलेशंस देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं जहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में हम लोग ने डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में बात किया, लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में बात किया, एडी करंट डैम्पिंग के बारे में एक दो लाइन लिखे हुए थे लेकिन डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था। तो आने वाले सेशंस में हम लोग एडी करंट डैम्पिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट आफ्टर दिस सेशन, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। हेलो।